हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और उसके परिणामों के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे कि किस तरीके से ऐबक की एंट्रेंस होती है, ऐबक किस सीन में आता है, ऐबक की नियुक्ति होती है। तराइन की ऐतिहासिक विजय के बाद गौरी ने सकल कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत अजमेर का राज्य पृथ्वीराज को और दिल्ली का राज्य गोविंदराज के पुत्र को लौटा दिया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके लड़के गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया गया। भारत से वापस लौटने से पूर्व गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किया। गौरी के भारत से जाते ही पंजाब में राजपूतों ने तुर्क सेना को घेर लिया। ऐबक ने तुरंत कार्रवाई की और राजपूतों को परास्त करके खदेड़ दिया गया। अवसर का लाभ उठाकर पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने अजमेर में विद्रोह कर दिया। उसने अपने भतीजे और तुर्क अधिकारियों को अजमेर से खदेड़ दिया। ऐबक ने अजमेर पर पुनः अधिकार किया और गोविंदराज को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसी समय दिल्ली के तोमर शासक ने भी गौरी के प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ऐबक द्रुत गति से दिल्ली की तरफ बढ़ा और विद्रोह को कुचल दिया। उसे दिल्ली की स्थिति पसंद आ गई और 1193 ईस्वी में ही उसने दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बना लिया, जो आगे चलकर मुस्लिम शासकों की राजधानी बन गई। उसके बाद में कन्नौज पर आक्रमण किया गया, जो कि 1194 की बात है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि दोआब में स्थित गढ़वालों का कन्नौज राज्य उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था और यहाँ का मौजूदा शासक जयचंद पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। पृथ्वीराज और जयचंद के वैमनस्य एवं शत्रुता की कहानी का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं कि किस तरह से उसने संयोगिता को लेकर के गया था। इसी शत्रुता के कारण तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान की किसी प्रकार की सहायता नहीं की। आमतौर पर जयचंद पर देशद्रोहिता अथवा पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी को आमंत्रित करने के आरोप लगाए जाते, परंतु यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। उस युग में सभी राजपूत शासकों की सामान्य दुर्बलता रही थी कि वे संयुक्त रूप से शत्रु का सामना अथवा शत्रु पक्ष पर पीछे से आक्रमण करने की बात नहीं सोच पाते थे। जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो वह चौहानों के राज्य में से होकर गया था। उस समय पृथ्वीराज ने गुजरात को की क्या सहायता की, अतः इस आधार पर किसी को देशद्रोह कहना उचित प्रतीत नहीं होता। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों ही विस्तारवादी नीति के पोषक थे और दोनों में कई कारणों से शत्रुता भी थी, इसलिए उसने पृथ्वीराज को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। चौहानों के राज्य को अधिकृत कर लेने के बाद गौरी का ध्यान निश्चित ही कन्नौज पर केंद्रित हुआ होगा, क्योंकि कन्नौज जैसे विशाल और शक्तिशाली राज्य के स्वतंत्र रहते हुए उसका उत्तरी भारत का मुस्लिम राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता था। इसके अलावा कन्नौज को जीते बिना मुस्लिम सेना बिहार और बंगाल की तरफ नहीं बढ़ सकती थी। अतः 1194 ईस्वी में गौरी ने एक विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। जयचंद भी उसका सामना करने के लिए अपनी सेना सहित आगे बढ़ा। इस अवसर पर उसे किसी भी हिंदू शासक ने सहयोग नहीं दिया। इटावा और कन्नौज के बीच यमुना के किनारे चंदवार नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के प्रारंभ से ही जयचंद का पलड़ा भारी रहा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि गौरी की पराजय निकट ही है। स्वयं गौरी भी युद्ध क्षेत्र से भागने की बात सोचने लग गया था। तभी दुर्भाग्यवश जयचंद की आंख में एक तीर आ लगा। वह बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर पड़ा और मर गया। इस दुर्घटना ने गौरी की पराजय को विजय में बदल दिया। जयचंद के गिरने से ही हिंदू सैनिक मैदान से भाग खड़े हुए। ताजुल मासिर और तबकते नासिरी आदि ग्रंथों से पता चलता है कि विजय के बाद गौरी ने अत्यधिक नरसंहार किया और उसे लूटमार में अपार धन संपदा मिली। अपनी दुर्ग में गढ़वाल राजाओं का सुरक्षित विशाल राजकोष भी गौरी के हाथ लग गया। इसके बाद गौरी ने बनारस के धार्मिक नगर को लूटा और कुछ मंदिरों को भूमिसात किया।
कुछ मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। गढ़वाल शासक हार गए, परंतु उनके सामंतों ने 4 वर्ष तक गौरी के अधिकारियों से संघर्ष जारी रखा परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। ऐबक द्वारा विद्रोहियों का दमन। गौरी ने हिंदू राजाओं को परास्त करके उनके राज्य पर अपना अधिकार जमाया था और नव विजित क्षेत्रों में अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया, परंतु हिंदू सामंत और जनता अभी मुस्लिम शासन को स्वीकार करने की मनोदशा में न थी। अतः गौरी के भारत से लौटते ही उसके विजित क्षेत्रों में विद्रोह उठ खड़े हुए। सबसे पहले कोल अलीगढ़ क्षेत्र के राजपूत सामंतों के विद्रोह उठ खड़े हुए। कोल कहाँ का है? कोल कौन सी जगह? अलीगढ़ कहते हैं। ऐबक स्वयं उछल दिया। इसी समय अजमेर में हरिराज ने पुनः विद्रोह का झंडा फहरा दिया। उसने पृथ्वीराज के पुत्र तथा उसके सहायता और तैनात तुर्क सेना को अजमेर से खदेड़ दिया। इसके बाद हरिराज ने दिल्ली को जीतने के लिए एक सेना भेजी। सूचना मिलते ही ऐबक दिल्ली की तरफ बढ़ा और उसने चौहान सेना को परास्त करके खदेड़ दिया। दिल्ली से ऐबक अजमेर जा पहुंचा और उसने हरिराज को दुर्ग में घेर लिया। हरिराज ने डटकर मुकाबला किया, परंतु धीरे धीरे दुर्ग रक्षकों की शक्ति एवं साधन क्षीण होते गए। विजय की उम्मीद न रहने और अपमानित होने की आशंका से हरिराज और उसके कुछ साथियों ने चिता में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अजमेर दुर्ग पर ऐबक का अधिकार हो गया। अब उसने अजमेर की शासन व्यवस्था के लिए तुर्क सूबेदार को नियुक्त किया और पृथ्वीराज के पुत्र को रणथंभौर का दुर्ग तथा उसके आसपास का क्षेत्र प्रदान किया। अब अजमेर पर तुर्कों का सीधा शासन कायम हो गया। नेक्स्ट आते हैं बयाना तथा ग्वालियर पर आक्रमण, जो कि बात है 1195-96 एडी की। 1195 ईस्वी के अंत में गौरी ने पुनः भारत में प्रवेश किया और आगरा के समीप बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया। इन दिनों बयाना तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर भट्टी राजपूतों का शासन था। तुर्कों ने उनके 2 दुर्गों तहनगढ़ तथा विजय मंदिरगढ़ पर तो आसानी के साथ अधिकार कर लिया, परंतु बयाना में उन्हें कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा, परंतु अंत में बयाना पर गौरी का अधिकार हो गया। इसके बाद गौरी ने ग्वालियर के शक्तिशाली एवं सुदृढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। काफ़ी दिनों की घेराबंदी के बाद भी जब गौरी को सफलता न मिली तो उसने ग्वालियर के राजपूत राजा के साथ संधि कर ली। ग्वालियर ने गौरी को वार्षिक कर चुकाना स्वीकार कर लिया। वापस लौटने के पूर्व गौरी बहाउद्दीन को बयाना का अधिकारी नियुक्त कर गया और उसने ग्वालियर पर बराबर दबाव बनाए रखने का आदेश देता गया। बहाउद्दीन ने ग्वालियर राज्य के प्रति आक्रामक नीति को जारी रखा, जिससे परेशान होकर अंत में 1197 ईस्वी में ग्वालियर राजपूत शासक ने ग्वालियर का सुदृढ़ दुर्ग तुर्कों को सौंप दिया। ग्वालियर दुर्ग की प्राप्ति से मुस्लिम राज्य की सुरक्षा पंक्ति सुदृढ़ हो गई। ऐबक का नेक्स्ट अभियान था गुजरात की तरफ, जो कि 1197 ईस्वी की बात है। ऐबक के गुजरात अभियान का मुख्य कारण गुजरात के शासक भीमदेव द्वारा तुर्कों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूतों को विद्रोह करने के लिए उकसाना तथा उन्हें सहयोग प्रदान करना था। हरिराज की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने तुर्क प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया और गुजरात से सहायता की याचना की। भीमदेव ने उन्हें सहायता का आश्वासन दे दिया। अजमेर के तुर्क अधिकारी को इसकी सूचना मिल गई और उसने ऐबक को स्थिति से अवगत करा दिया। ऐबक तत्काल सेना सहित अजमेर पहुंचा और विद्रोही राजपूतों पर धावा बोल दिया। तभी गुजरात की सेना विद्रोहियों की सहायता को पहुंच गई। घमासान युद्ध के बाद ऐबक को भागकर अजमेर दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। राजपूतों ने दुर्ग को घेर लिया। थोड़े दिनों बाद गजनी से नई सेना आ पहुंची। उसके आते ही राजपूतों ने घेरा उठा लिया। ऐबक को अपनी पहली असफलता का गहरा धक्का लगा। क्योंकि इस स्थिति के लिए गुजरात की सेना उत्तरदायी थी, अतः उसने गुजरात पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके अलावा वह अपने सुल्तान गौरी के पिछले पराजय का बदला भी लेना चाहता था। गुजराती सेना ने अपने राजा भीमदेव के नेतृत्व में मुस्लिम सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस बार मुसलमानों की विजय हुई। गुजरातियों को भारी क्षति उठानी पड़ी। उनके लगभग 15,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया। भीमदेव अपने प्राण बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। विजयी मुस्लिम सेना ने अनहिलवाड़ा पहुंचकर राजधानी को लूटा तथा अनेक भव्य भवनों और मंदिरों को विध्वंस किया। ऐबक ने यहाँ एक तुर्की अधिक नियुक्त किए
और वापस लौट गया। उसके लौटते ही राजपूतों ने संगठित होकर तुर्की अधिकारी को खदेड़ दिया और अनिलवाड़ा पर पुनः भीमदेव का अधिकार हो गया। ऐबक की अन्य विजयों की बात करें तो 1197 ईस्वी में से 1203 ईस्वी के मध्य ऐबक को मुस्लिम राज्य की सुरक्षार्थ कई छोटे बड़े युद्ध लड़ने पड़े। इन दिनों बदायूं और बनारस के आसपास राजपूत सामंतों ने पुनः अपनी शक्ति को संगठित कर लिया था और तुर्क अधिकारियों को परेशान करने में लगे थे। ऐबक ने इन क्षेत्रों के राजपूतों के विरुद्ध सफल अभियान किया और उनकी उठती हुई शक्ति को कुचल दिया। इसके बाद उसने कोटा, बूंदी और सिरोही में नवस्थापित राजवंशों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास किया। फिर उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ उज्जैन के प्रसिद्ध नगर पर आक्रमण किया और नगर को लूटा। 1202 ईस्वी में ऐबक ने चंदेलों के राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक परमार्दी देव पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था और उसके हाथों परास्त हो चुका था। ऐबक ने चंदेलों के सुदृढ़ दुर्ग कालिंजर को घेर लिया। युद्ध जारी ही था कि परमार्दी देव की मृत्यु हो गई, परंतु मंत्री अजय देव ने युद्ध जारी रखा। धीरे धीरे दुर्ग में पानी की कमी हो गई। इसके विवश होकर अजय देव को कालिंजर दुर्ग से अजयगढ़ दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। अजय देव के भागने के बाद तुर्क सेना से कालिंजर पर अधिकार कर लिया। ऐबक ने हसीन अर्नाल को कालिंजर का प्रशासक नियुक्त किया और इसके बाद ऐबक चंदेलों के अन्य दुर्गों को जीतने के लिए आगे बढ़ा। उसने बिना किसी भयंकर संघर्ष के चंदेलों के महोबा, खजुराहो, कालपी आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद में खिलजी का बंगाल और बिहार का विजय हुई। गौरी की वापसी के बाद ऐबक ने नव विजित क्षेत्रों पर मुस्लिम सत्ता को सुदृढ़ बनाने तथा स्थायित्व देने का प्रयास किया। इस अवधि में उसके एक सेना नायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार की तरफ मुस्लिम सत्ता को बढ़ाने का सफल प्रयास किया। इख्तियारुद्दीन भी गौरी का एक दास था। इसकी शक्ल सूरत काफ़ी बेढंगी थी, परंतु उसमें अपार शारीरिक शक्ति और उत्साह था। अपनी वीरता तथा प्रतिभा के कारण वह उन्नति करता गया और सेना नायक बना दिया गया। ऐबक ने उसे बिहार की सीमा के समीप ही एक छोटी सी जागीर प्रदान कर दी। इख्तियारुद्दीन ने इसी जागीर को अपना केंद्र बनाकर आसपास के क्षेत्रों को लूटना शुरू किया और लूटमार में प्राप्त धन संपत्ति से एक शक्तिशाली तुर्क सैनिक दस्ता खड़ा कर लिया। 1202 ईस्वी में उसने ऐबक की अनुमति के साथ बिहार प्रदेश पर धावा मारने की योजना बनाई। उस समय स्वयं उसको यह नहीं पता था कि उसके सामान्य धावों से समूचे बिहार तथा बंगाल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाएगी। यह तो संयोग और परिस्थिति का परिणाम था। उन दिनों में बिहार में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। नालंदा, विक्रमशिला, उद्दनपुर में उनके विख्यात विश्वविद्यालय, विहार तथा मठ थे। इख्तियारुद्दीन ने केवल 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में प्रवेश किया था, परंतु अहिंसा के अनुयायी बौद्धों ने उसका सामना करना उचित नहीं समझा और जंगलों में भाग खड़े हुए। इसलिए तुर्कों ने बड़ी सरलता के साथ बिहार के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। धन लोलुप तुर्कों ने विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों एवं विहारों को भूमिसात किया और हजारों की संख्या में बौद्धों और ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया। बिहार के नगरों में लूट में खिलजी को अपार धन संपदा हाथ लगी। इस अभियान के बाद जब वह ऐबक से मिलने गया तो ऐबक ने उसके राज के सम्मान किया और सम्मान सूचक वस्त्रों से सम्मानित किया। बिहार में प्राप्त अनायास सफलता ने इख्तियारुद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा को जगा दिया और 1205 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इस समय बंगाल पर सेन राजवंश के लक्ष्मण सेन का शासन था। उसकी वृद्धावस्था के कारण राज्य की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। कहा जाता है कि इख्तियारुद्दीन बंगाल की राजधानी नदिया नवद्वीप की तरफ इतनी द्रुत गति से आगे बढ़ता गया कि उसकी मुख्य सेना उसके पीछे रह गई और वह केवल 18 घुड़सवारों के साथ ही राजधानी में घुस गया और सीधे राजमहलों की तरफ बढ़ा। रास्ते में तुर्क सैनिकों ने मार काट करके आतंक फैला दिया। सभी ने समझा कि तुर्कों की विशाल सेना आ गई और अपने अपने प्राण बचाने के लिए नगर को छोड़कर जंगलों की तरफ भागने लगे। वृद्ध लक्ष्मण सेन ने भी वास्तविक स्थिति की जांच पड़ताल किए बिना राजधानी से निकल भागने में ही अपना कल्याण समझा। राजा के भागते स्थिति और भी बिगड़ गई। जब तक तुर्कों की मुख्य सेना भी आ पहुंची, तुर्क सैनिकों ने भागते हुए लोगों का नरसंहार किया और लगभग खाली राजधानी के मकानों को जी भर के लूटा।
लक्ष्मण सेन ने नदिया से थोड़ी दूर जाकर अपनी सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करना शुरू किया। जब इख्तियारुद्दीन को इसकी सूचना मिली तो उसने नदिया में रहना सुरक्षित नहीं समझा और वह नदिया से गौड़ लखनौती नगर आ गया। लखनौती की भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होकर उसने इस नगर को अपना केंद्र बनाया, जो बाद में बंगाल प्रदेश की राजधानी बन गई। बंगाल की लूट से जो धन संपदा प्राप्त हुई उसका एक भाग ऐबक की सेवा में दिल्ली भेज दिया गया, जिससे प्रसन्न होकर ऐबक ने इख्तियारुद्दीन को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार बंगाल के बहुत बड़े भाग पर तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। मोहम्मद गौरी का अंतिम दिन और तुर्कों की विजयों के क्या कारण थे, ये हम